आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी। हुकूमत कमर बस्ता है ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन पे, उससे फ़ायदा क्या होगा, इस पे बात होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुकूमत चाहती है कि पोल्यूशन कम हो, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं लोग ख़रीदें और इस्तेमाल करें, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है बिजली खर्च होती है। तो हुकूमत ने बिजली खर्च सस्ती करने का ऐलान किया है, आवाम के लिए नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए। तो इसके मुख्तलिफ़ पहलू है, उस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जो आलमी माथे की पेशानी पे चमक रहा है। एक जुमले का ट्वीट है, मशरिक़ वस्ता में समझौता हो गया है, यरगमालियों की रिहाई जल्द शुरू हो जाएगी, शुक्रिया। इसराइली अखबार हारेट्स का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई अगले हफ्ते के शुरू से मुतवक्को है। पहले मरहले में 6 हफ्ते की जंग बंदी होगी। इस दौरान गज़ा के वस्ती इलाके से इसराइली फ़ौजों का मरहलावार इनखला और शुमाली गज़ा के बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी होगी। रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हो सकेंगे। इनमें से 300 ट्रक शुमाली गज़ा के लिए मुख्तस होंगे। 50 ट्रक पेट्रोल और डीज़ल लेके आएंगे। हमास पहले मरहले में 33 इसराइली यरगमाली रिहा करेगी। इनमें ख़वातीन बशमूल ख़वातीन फ़ौजी, बच्चे और 50 बरस से ऊपर के कुछ मर्द शामिल हैं। इन 33 यरगमालियों की रिहाई का दौरानिया 6 हफ्तों पे मुहित होगा। हर हफ्ते 3 यरगमाली रिहा होंगे और बकिया 6 हफ्ते की मुद्दत के ख़ात्मे से पहले रिहा कर दिए जाएंगे। इसराइल हर सिविलियन यरगमाली के बदले 30 और हर खातून फ़ौजी के बदले 50 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कैदियों की वापसी के बाद मरने वाले यरगमालियों के बाक़ियात भी इसराइल के हवाले किए जाएंगे। इस माहदे के ज़मानती कतर, मिस्र और अमरीका हैं। पहले मरहले के 16वें दिन दूसरे मरहले के बारे में बातचीत शुरू होगी। दूसरे मरहले में तमाम यरगमाली रिहा हो जाएंगे, मुकम्मल जंग बंदी हो जाएगी और गज़ा से इसराइली फ़ौज का इनखला मुकम्मल हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त खलीज में मुकीम सीनियर सहाफ़ी उसामा बिन जावेद मौजूद हैं। उसामा, ये जो मैंने इस समरी बताई है, इसमें आप कोई इजाफ़ा या कमी या तस्हीह करना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया वसित। जैसे कि आपने बहुत तफसील से बयान किया है, इसमें 2 नुक्ते गुज़िश्ता चंद मिनट में दोबारा मुतनाज़िर हो गए हैं, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि नेज़रेन कॉरिडोर जो कि गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वस्ती गज़ा में, वहाँ से, और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो कि मिस्र की सरहद पर है, उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा और इसराइल अपना कब्जा वहाँ पर जारी रखेगा। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो हम गुज़िश्ता 15 माह से सुनते चले आए हैं, जहाँ पे अमरीकियों का ये कहना होता है कि बॉल जो है वो हमास के कोर्ट में है। और आप देखें कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बार बार इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर इतमार बिन गवीर ने यह कहा है कि वो फ़खरिया तौर पर कई दफ़ा इस पीस डील को रोक चुके हैं, यानी यरगमालियों के रिहाई में रुकावट बन चुके हैं। और उनका कहना यह है कि इसराइल ये चाहता है कि उस वक्त तक ये जंग जारी रहे जब तक वहाँ से फ़लस्तीनियों का सफाया न हो जाए। तो इस वक्त ये दुनिया की तमाम नजरें मरकूज हैं और ये खुश आइंद है, और ये दोबारा इस बात की हमें याद दहानी कराती है कि 15 माह पहले अगर अमरीकी सदर ये बात चाहते तो वाकई उस वक्त भी ये मुमकिन थी और 2 लाख से लोगों ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत और ज़ख्मी होने से पहले। अच्छा उसामा, आपने जो बात की इसराइल की जो नाखुशी है या मूड है, उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि आज जबकि सबको उम्मीद थी कि एग्रीमेंट हो जाएगा और बकौल सदर ट्रंप के हो भी गया है, अब इस पे ज़ाहिर है दस्तखत होंगे ना होंगे वो एक अलग बात है। आज के दिन भी गज़ा में 62 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 2 सहाफ़ी भी शामिल हैं। अच्छा,
कल तक जो एंटनी ब्लिंकन थे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, वो ये तासुर दे रहे थे कि हमास की हाँ का इंतज़ार है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं कि तल अवीव से ये मसाइल, ये एतराज़ात उठने शुरू हुए हैं जिनके बारे में हमें ख़दशा था कि ऐसा ही होगा, तो एक ऐसे वक्त जबकि बाइडन इंतज़ामिया का एलची और जो आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया है उसका एलची नेतन्याहू की गर्दन पे गरम गरम फूंके मार रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर होगा या इसराइल इस दफ़ा भी चिकना होकर बाहर निकल जाएगा? देखिए, इसराइल की तो भरपूर कोशिश ये है कि फ़लस्तीनियों की नस्लकशी जारी रखे। आपने जो जिक्र किया 62 फ़लस्तीनियों का, उसमें सहाफ़ियों की तादाद जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, क्योंकि इसराइल ने अब तक पाबंदी लगाई हुई है कि कोई और सहाफ़ी बाहर से अंदर नहीं जा सकता, तो 200 से ज़ायद सहाफ़ी इस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिए गए हैं, क्योंकि वो दुनिया को सच दिखा रहे हैं कि इसराइल गुज़श्ता 15 महीने से फ़लस्तीनियों की इस तरह नस्लकशी कर रहा है। इसराइल की ख्वाहिश भी यही है और अमेरिका की तारीफ भी उसे हासिल रही है कि वो इसको जारी रखे, न सिर्फ माली तौर पर फौजी इमदाद, बल्कि वो बम जो गजा में गिराए जा रहे हैं वो भी अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। तो अमेरिका के पास ये ताकत गुज़श्ता 15 महीने से मौजूद है और इसराइली जितना भी तरद्दुद कर ले, अगर आने वाले सदर अब ट्रंप ने ये फैसला कर लिया है और उनकी सुखी का बायस बनता है कि इसराइल की तरफ से तो तरद्दुद किया जाता है, तो आइंदा आने वाले 5 साल में इसराइल के लिए बहुत शदीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसराइल के लिए चाहे या ना चाहे, मरता क्या ना करता, उसे इस तरह की एक डील पे साइन करने पड़ेगा। हाँ, क्या वो 16 दिन तय होंगे, क्या तमाम मगवी लिहाज हो जाएंगे, क्या बाकी 600 ट्रक जो कि 700 ट्रक से अब भी कम है दाखिल हो पाएंगे, ये सब सवालिया निशान है। लेकिन ट्रंप के लिए, ट्रंप को अगर आपको याद हो कि ट्रंप ईगो जो है वो बहुत जल्दी से नाराज हो जाती है, तो इसलिए ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि उसके ऐलान किए हुए ऐलानिए के मुताबिक इसराइल सर तस्लीम खम करे। अगर नहीं करता तो फिर अमेरिकी सदर के पास बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिससे वो अमेरिका बंद कर सकता है इसराइल की इस जंग और इसराइल की बका के बारे में। अच्छा उसामा, ये जो समझौता जिसके बारे में भी दस्तखत हुए हैं, जिसका आपने भी कॉन्टूर्स बताया, ये मोरलेस वही है जो पिछले साल मई में जिस पर बात हो रही थी, तकरीबन समझौता के वो करीब था लेकिन वो नहीं हो पाया। इस बार भी हमें ये लग रहा है, जैसे आपने भी कहा, कि बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी ये शायद थोड़ा सा कब्ल वक्त है कि ये समझौता हुआ है या नहीं, क्योंकि कतर के वज़ीर आज़म को आज एक ब्रीफिंग देना थी, पिछले कई घंटों से उसका इंतज़ार है, वो अभी तक हो नहीं पाई। तो अभी भी ये हो सकता है कि अगले चंद घंटों में इसराइल के अंदर जो फार राइट जो कुव्वतें हैं वो इसमें टांग अड़ाएं, वो नेतन्याहू को धमकी दें कि हम गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं। तो अभी भी हमें देखना होगा कि ये होता है या नहीं। लेकिन अगर हो भी जाता है, फिर भी हमें ये पता है कि पिछले 15 महीनों में जो कुछ हुआ है गज़ा में, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहाँ पे हमने देखा, वहाँ से जो इमेजेस आ रहे हैं वो ये कि लोग वहाँ पे सुख का सांस ले रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी उन पर हमले चल रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये बताएं कि इस वक्त ये जो बाकी जो मुल्क सालसी कर रहे हैं, जैसे मिस्र है, वहाँ पे दूसरे मुल्क हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है कि ये होल्ड करे? देखिए, इसका सबसे बड़ा बहरास्त असर जो है वो मिस्र है, क्योंकि मिस्र का वाहिद मुल्क है जहाँ इसका बॉर्डर इसका गज़ा से लगता है और मिस्र पर शदीद प्रेशर भी है उन तरह ज़मीनों का भी और उसके अलावा कुछ ना करने का भी, क्योंकि मिस्र अब तक नाकाम रहा है किसी किस्म की जंगबंदी करने में और एक बड़ा अहम तारीखी का किरदार अदा करता है। तो दोनों मिस्र और कतर के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये डील किसी तरीके से किसी अंजाम तक पहुँचे। लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ एक ऐसी कुव्वतें मौजूद है, जबकि आपको हमास ने बार बार ये कहा है कि जैसा आपने जिक्र किया, ये वही डील है जिस पर बगलें लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से और ये कहा गया था कि बहुत करीब है। और उसके बाद अमेरिका के एलची, जिनको अभी एक सेमिनार में कहा गया है कि आप जेनोसाइड के वज़ीर ख़ारजा हैं, आप अमेरिका के नहीं, उन्होंने इस बात का यहाँ कतर में आके ऐलान किया था कि हमास जो है वो इसमें मुखिल है और यही वो बार बार कहते रहे। लेकिन अब अमेरिकी सदर ट्रंप, आने वाले सदर ट्रंप की वजह से उन्हें अपने अल्फाज पे वापस जाना पड़ रहा है और इसराइली जो आपने दाएं
एक्सट्रीम राइट विंग जो दाएं बाजू की इंतहा पसंद तंजीमें हैं, जिसमें इतमार बिन जबेर, स्मोट्रिच और दूसरे लोग शामिल हैं, उनका बार बार ये कहना है कि उनके लिए किसी किस्म की डील काबिल कबूल नहीं है। वो लोग हैं जो गजा की सरहदों के अंदर जाके शाहजहां बिताते रहे हैं। इतमार बिन जबेर ने अपने सोशल मीडिया पे वो वीडियो शेयर किया है जिसमें फलस्तीनी कैदियों की टॉर्चर पे और उनकी ताजीब पे खुश हो रहा है। और ये वो हुकूमतें हैं जो ये नहीं चाहती कि किसी किस्म की कोई डील हो। और इसी के खिलाफ तल अवीव में अगर आप ये सब देखिए तो हजारों लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि कम अज कम हमारे मजलूमों को, वो लोग जो हमास के कब्जे में हैं, उनको आज़ाद कर लिया जाए। तो मालूम यही होता है कि हमें अभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना होगा, जिससे एक दाएं बाजू की इंतहा पसंद हुकूमत जो कि गुज़िश्ता 15 माह से लाखों की तादाद में फलस्तीनियों का कत्लेआम करती रही है, वो अब भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती न सिर्फ गजा में बल्कि तमाम मकबूजा फलस्तीन। तो आज आपसे बात करने से 15 मिनट पहले जमीन से दोबारा बमबारी की थी और उसमें 5 लोग जाँ बहक हो गए। तो इसराइल का जो मतला नजर है वो यही है कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे है। वो चाहता है कि जितने ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर सके, फलस्तीनियों को उससे दूर कर सके, जो कि उसकी पॉलिसी 1947 से रही है। आज आपको उसका तसलसल नजर आता है। और न सिर्फ वो कुव्वतें जो कि सालिसी की कोशिश कर रहे थे, बल्कि तमाम मुस्लिम और ओआईसी के मुल्क उसके सामने नकारा नजर आते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इजरायली काबीना कल इसका बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी देगी इस समझौते की। हाँ, मैं उसामा आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि जी अगर इसराइल अकड़ जाता है कि जी हम नहीं मानते और ट्रंप जो है नाराज़ भी होता है, ट्रंप भी नाराज़ हो जाए तो क्या होगा? पूरी अमेरिकी कांग्रेस हिस्टोरिकली भी और आज भी इसराइल के पीछे खड़ी हुई है पट्टी बांध के। ट्रंप भी क्या कर लेगा? देखिए, इस वक्त जो फलस्तीनियों के हक में बात जाती है वो ट्रंप की वो ईगो है, ट्रंप की वो अना है जिससे जिसको ठेस पहुंचेगी अगर इसराइल अकड़ जाता है। अगर आप ट्रंप की कैबिनेट को भी देखिए तो ट्रंप ने चुन चुन कर वो तमाम हॉक्स रखे हैं जो कि इसराइल के हामी हैं। वो तमाम लोग जो फलस्तीनियों की नस्लकशी के ख्वाहां भी हैं और वो इन तमाम मामलात पे, चाहे वो वॉर क्राइम्स हो, चाहे वो जेनोसाइड हो, चाहे वो ICC के केस हो, चाहे वो ICJ के वारंट्स हो, वो इन तमाम बातों पर इसराइल के शाना बशाना खड़े नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर अनोमली जो है वो सिर्फ ट्रंप की जात है। सदर ट्रंप के ऐलान कर चुके हैं और आने वाले सदर ट्रंप ने अगर इस ऐलान पे उन्हें वापस जाना पड़ा तो इसराइल के लिए ये बात वाकई बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि इसराइल की सप्लाई लाइन अमेरिका है। चाहे वो पैसे हो, चाहे वो बम हो, चाहे वो माली ये फौजी इमदाद हो, या वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत बाकी तमाम जगहों पर हासिल है। अमेरिका के बगैर इसराइल इस जंग को न जारी रख सकता है, न अमेरिका की तायद के बगैर वो दुनिया में खड़ा हो सकता है। तो इसराइल को इस वक्त हर कदम फूक कर उठाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसका सामना सिर्फ एक कांग्रेस और एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है जो कि इलेक्ट होती आई है, वो एक ऐसे ट्रंप के मद्दे मुकाबिल है जिसको सेनेट में, जिसको हाउस में और जिसको सुप्रीम कोर्ट में बरतरी हासिल है। और ऐसे ट्रंप से मुकाबला करना शायद नेतन्याहू जैसे इंतहा पसंद के लिए भी आसान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। उसामा बिन जावेद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ जिसका चाहे कि फ़र्ज़ करें कि इसराइल बकौल इस नेतन्याहू के हम जहर का प्याला पी लेते हैं, 46,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद करने के बाद अगर वो ये कहता है कि ठीक है जी हम पी लेते हैं, ये रगमालियों का मसला है, फिर अगला झगड़ा जो है वो ये है जिसकी तरफ ब्लिंकन ने, मुझे तो लगता है कि ब्लिंकन इसराइल का वज़ीर ख़ारजा है, ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि कल ही कहा उन्होंने अटलांटिक काउंसिल में कि जंग बंदी के बाद अगर गज़ा के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कोई तसल्ली बख्श मंसूबा सामने नहीं आता तो हमास दोबारा ताकत पकड़ लेगी। हमास को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी ताकत के बल पे शिकस्त नहीं दी जा सकती, बल्कि इसराइल को ना सिर्फ 2 रियासती हल की जानिब संजीदगी से दोबारा गौर करना पड़ेगा। जो गज़ा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलाए, इस पे भी ध्यान देना होगा। इसराइल की पहली ख्वाहिश तो ये है कि सिर्फ मैं ही चलाऊँ फ़ौजी इंतज़ाम के तहत, लेकिन अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी आती भी है तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का इस वक्त जो मगरबी किनारे पे हाल है वो सबके सामने है, लोग उसे इसराइल का तो पहले ही समझते हैं।
अगर वो आती है गज़ा में, तो गज़ा में एक और सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, इसलिए कि हमास मौजूद है वहाँ, हमास ने पूरी जंग लड़ी है। अब अगर ऊपर से इम्पोज किया जाता है फ़लस्तीनी अथॉरिटी को, और जो उनके वज़ीर आज़म है मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो ओस्लो में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जी हम ही लेजिटिमेट वारिस हैं गज़ा के, तो जंगबंदी के बावजूद मैं फ़लस्तीनियों के दरमियान एक और सिविल वॉर भी देख रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह में खाक। हाँ देखिए, अगेन ये तो और ये 5 कदम आगे की बात है। अभी तो इनका सबसे बड़ा इशू जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड है, रोज़ की बमबारी बंद हो जाए, हाँ। उसके बाद मतलब तब पता चलेगा कि फिर आगे का नक्शा क्या होता है। अभी तो हम जहाँ पे खड़े हैं, इजराइल अभी इस बात पे ही आमादा नहीं है, वो तो चाहता है कि नस्लकुशी जो है वो आगे बढ़ाई जाए। ये जो ओस्लो कॉन्फ्रेंस है, ये भी इसकी टाइमिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि 80 से ज़्यादा ममालिक वहाँ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन ही मसले का हल है। 1994 में नोबेल पीस प्राइज़ हुआ था, ये सारे मामला हुए थे, 30 साल गुजर गए, हम बहुत रिवर्स हो गए। तो इसकी टाइमिंग भी फौरी मसला ये है कि क्या इसराइली काबीना जिस तरह भी मंजूरी दे दे, आर्जी तौर पे सही जंगबंदी हो जाए, बाद में देखते हैं क्या होता है। एक ब्रेक ले लें यहाँ पे। वेलकम बैक। इस सेगमेंट में भी अमेरिका का जिक्र मौजूद है, लेकिन हमारे अपने हिसाब से 20 जनवरी के बाद जो ट्रंप इंतज़ामिया आने वाली है, उसकी पाकिस्तान पॉलिसी क्या होगी ये हर चैनल, हर दानिश्वर और जो हर राह चलता आदमी है उसके जहन में ये सवाल ठूंसा जा रहा है, अगर वो नहीं भी सोच रहा। इस बारे में हमारे जो डॉन के नामा निगार मुकीम वाशिंगटन हैं अनवर इकबाल साहब, उनका एक तजज़िया शाज़ेब में आज पढ़ रहा था कि वहाँ अब लॉबिंग का एज़ इफ़ कि जो लॉबी जीत गई, ट्रंप का दिल जीत गई, बस उसके बाद फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो लिखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त लॉबिंग का सख्त मुकाबला है। हो सकता है ट्रंप को पता है या नहीं। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख नौमुंतखब अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। नवंबर से अब तक वो 20 से ज़ायद अरकान कांग्रेस से मिल चुके हैं। मेरा ख्याल है 450 है ना अरकान कांग्रेस, 20 से तो मिल ली है वो। अच्छा, और उन्होंने पिछले 20 दिन भी इस्लामाबाद में गुजारे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आइंदा की स्ट्रेटजी और हिकमत अमली है उस पर तबादला ख्याल किया। अब उस पर वो अमल दरामद वहाँ कर रहे हैं जाके। सफ़ीर रिजवान शेख को चूँकि पीटीआई की जो लॉबिंग कोशिश है उनकी शिद्दत का भी पूरी तरीके से अंदाज़ा है, तो इन्होंने अनवर इकबाल साहब ने उनसे ऐसे ही सवाल किया कि ये जो पीटीआई की लॉबिंग है इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप। तो रिजवान शेख ने कहा कि देखें जी, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उन्हें 2 तरफ़ा रियासती ताल्लुक़ात पर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं रखना चाहिए। तो उससे ये है कि बैनुल रियासती ताल्लुक़ात को अलग और अंदरून जो कुछ चल रहा है घर का मामला घर में निपटाना चाहिए। अच्छा, नई ट्रंप इंतज़ामिया से जो पीटीआई की लॉबी है उसकी 2 तंजीमें हैं बुनियादी तौर पे जो ट्रंप के मुशीरों से राब्ते में है। एक है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और एक है पाकिस्तान अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन। दोनों तंजीमों ने ट्रंप साहब की जो 20 जनवरी को हल्फ बर्दारी की तकरीब है उसके बाद अरकान कांग्रेस की ब्रीफिंग के लिए एक खुसूसी सेशन का एहतमाम किया है। अब तक 15 रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने इस सेशन में शिरकत की हामी भरी है। ब्रीफिंग में जो बुनियादी जो सवाल होगा वो ये होगा कि जी सिविलियन जो हैं या जो शहरी हैं उन पे देखें फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चल रहा है और जो जमहूरियत की सूरत हाल है वो आपके सामने है। पाकिस्तान अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन उसका ये भी कहना है कि वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस ग्लोबल मैग्नेट्स की एक्ट जो है वो इन्वोक करे। इसके तहत ऐसे इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्वस हों उन पे इंडिविजुअली पाबंदी न लगाई जा सकती हैं अमेरिका की तरफ से। तो ज़ाहिर है उन्होंने लिस्ट भी बनाई होगी कि सर ये इनको ज़रा देख लें। पीटीआई का दावा है कि उसे ट्रंप कैंप के एक बाअसर मुशीर रिचर्ड ग्रेनल और एक तजर्बाकार बल्कि मैं कहूँगा गुरगे बारादीदा
सफारतकार ज़ल्मे खलीलज़ाद की भरपूर हिमायत हासिल है। ज़ल्मे भाई ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में एक मुतवाज़न सियासी माहौल के क़याम के लिए दबाव बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो है कि ये आपस में हमारा चल रहा है। अब अगर मैं वाइट हाउस में घुस के देखूँ, ओवल ऑफिस में जाके चश्मे तसव्वुर से कि ट्रम्प साहब बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे, शुरू के दिन है, तो उनके सामने फ़ाइलें कौन सी रखी हुई हैं? सबसे पहली फ़ाइल तो होगी मिडल ईस्ट की, ईरान की फ़ाइल होगी, लबनान की होगी, फ़लस्तीन, इसराइल जो भी है ये होगा, सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुक़ात कायम हो जाए तो कितना अच्छा होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। दूसरी फ़ाइल होगी रूस और यूक्रेन की कि भाई ये तो झगड़ा जो है ये कैसे निपटाया जाए और अमेरिका किस तरह उससे निकल आए। तीसरी फ़ाइल होगी नेटो ममालिक से ताल्लुक़ात की, ग्रीनलैंड ये वो सारा चक्कर चल रहा है। फिर कनाडा की फ़ाइल है, मैक्सिको से ताल्लुक़ात, फिर चाइना से टैरिफ की जंग, उसकी बहुत सारी फ़ाइलें रखी हुई होंगी। इस मौके पे क्या ये तवक्को की जा सकती है कि नई इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पे ये जो पाकिस्तानी सफारत खाने की लॉबिंग कोशिशें और पीटीआई की लॉबिंग कोशिशें हैं उनकी वजह से वो कहेगी यार ये यूक्रेन चाइना वाइना तो हम करते रहेंगे, पहले इनको निपटा दें? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो ट्रम्प साहब के लिए किस जन्नत में ट्रम्प साहब के लिए इंटरनेशनल मामला जो हैं वो बहुत फ़िलहाल उसकी फाइलें आगे होंगी। वो डोमेस्टिक एजेंडा पे आए हैं, आइसोलेशनिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका कहीं भी इन्वॉल्व ना हो, जंगें जहाँ पर चल रही हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए या उसको बंद कराया जाए। तो पाकिस्तान तो एक कोने में पड़ा हुआ है। हमारे पीटीआई वाले भाई अपनी पूरी कोशिश कर लें, वो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हाँ। उन्हें लॉबिंग का पूरा हक हासिल है, पैसा भी चलाना चाहते हैं तो भले चलाएं। एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो सिर्फ पाकिस्तान में कैद एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती। वो एक फैक्टर ज़रूर है, जब वो दबाव डालना चाहेंगे हमारे हाइब्रिड रजीम पे तो इस इशू को उठाएंगे, लेकिन अगर हमारी हाइब्रिड रजीम उनके साथ ठीक चल रही है, मामला ठीक है, तो बस वो उसको इग्नोर करेंगे। तो नहीं, ये तो आपने एक साइड की बात बता दी कि पीटीआई कुछ भी कर ले तो रियासती ताल्लुकात इस तरह तो नहीं मोड़ होते, लेकिन ये जो अमरीकी सफ़ीर हैं, ये भी पाकिस्तान में के जो सफ़ीर हैं अमेरिका में, शेख साहब, ये भी बहुत हैं, तो ये किस बात पे कायल करने की कोशिश कर रहे होंगे आपके ख्याल में ट्रम्प इंतज़ामिया? देखिए, वो फायर फाइटिंग ही कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इस वक्त जो भी कैंपेनिंग कह लें, मैं प्रोपेगेंडा कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना के साथ जो बड़ी लड़ाई है उसकी तपिश से बचने नहीं। देखिए, वहाँ पे कुछ आपके कांग्रेसमैन हैं जो ज़ाहिर है कि वो फंडिंग वगैरह लेते हैं, आपके बयान दे देंगे आपके हक में, ट्वीट दे देंगे, आपके डिनर्स पे लंचेस पे वो आ जाएंगे। हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि हमारा सिफारत खाना क्या कर रहा है। 2 साल से पीटीआई ने वहाँ पे उधम मचाया हुआ है, तो सिफारत खाना क्या कर रहा है? नस-पज हो रही है। तो ये जो शेख साहब हैं जिनको भेजा गया है, तो वो भी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं कि देखिए मैं 20 कांग्रेसमैन से वहाँ मिला हूँ, मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूँ। वो उनके बस में जो है वो उन्हें दिखाना है ना इस्लामाबाद को कि जी मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ। अब वो काउंटर कर पाते हैं पीटीआई के पैशन को और उसके कैंपेनिंग को, ये एक अलग सवाल है। मतलब फिलहाल जाहिर है कि ट्रम्प साहब की रातों की नींद इस वजह से नहीं उड़ेगी, इस वजह से नहीं उड़ेगी। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमारे शहरों में जो ट्रैफिक का हाल है, जिस तरह का पोल्यूशन है, चाहे वो फ़ज़ाई आलूदगी हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, एक बेहंगम तरीके से हमारी सड़कें, हमारा ट्रैफिक बढ़ता गया है। गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस की है अपनी न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। इसमें कारों का इतना अमल दखल नहीं है जितना मोटरसाइकिलें, स्कूटर, बसें और रिक्शे वगैरह शामिल हैं। और गवर्नमेंट ने जो काम किया है, काफ़ी बड़ा काम किया है, वो ये कि ये जो चार्जिंग होती है ईवीज़ की, उसकी कॉस्ट उन्होंने यकायक घटा दी है। ये पहले था 70 रुपये फ़ी यूनिट, जिसे 30 रुपये कम कर दिया गया है, और अब ये समझें कि 40 रुपये फ़ी यूनिट होगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रमोट करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, स्कूटर्स को, ताकि हमारी फ़ज़ा बेहतर हो, हमारा डीज़ल से तेल पे हमारा इन्हिसार कम हो, और उमूमी तौर पे भी हम दुनिया में भी हम देखें तो डायरेक्शन यही है। हमारे ख़ित्ते में चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, हमने वहाँ पे देखा है कि ईवीज़ की प्रमोशन हुई है। ख़ुद पाकिस्तान में
2022-23 में 15,000 यूनिट जो हैं वो असेंबल हुए और फ़रोख्त हुए, लेकिन उससे अगले साल में ये तादाद बढ़ के 50,000 हो गई। तो एक ट्रेंड हमें नज़र आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो पॉपुलर हो रही हैं। कुल मिलाकर के कोई 28 कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में मौजूद हैं। चाइनीज़ भी एंटर हो गए फरवरी 2023 में, और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इसमें ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ईवीज़ ने उस तरह से टेक ऑफ नहीं किया पाकिस्तान में जिस तरह दीगर मुल्कों में, और ख़्याल है कि अब गवर्नमेंट जिस तरह से इंसेंटिव दे रही है तो शायद इससे इसका फ़रोग़ हो। तो अमार हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इस मामले पर सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और इसकी भरपूर हिम्मत हैं कि कहते हैं कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। तो अमार, हम ये जानते हैं कि हालिया बरसों में लोग इस तरफ इसलिए नहीं गए क्योंकि महंगी हैं ये जो ई व्हीकल्स होती हैं। एवरेज जो है वो 1.5 लाख से लेके कोई 4 लाख तक इनकी कीमत जाती है। ये बात ठीक है कि फ्यूल कॉस्ट आपकी बचती है, औसतन अंदाज़ा लगाया है लोगों ने कि 10,000 रुपये आपके पर मंथ बचते हैं, लेकिन चूंकि कॉस्ट ज़्यादा है और फिर चार्जिंग स्टेशंस इतने नहीं हैं। तो थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे अगर आपने इस पॉलिसी को देखा है कि बिसाइड्स द फैक्ट कि फ़ी यूनिट टैरिफ जो है वो कम हुआ है और इंसेंटिव्स क्या दिए गए हैं। होता ये है कि असल जो ये इसमें फ़ायदा होगा यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन जो है मोटरसाइकिल हैं जो कि तकरीबन 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो फ्यूल बेस्ड हैं या जो पेट्रोल बेस्ड हैं इनको ग्रेजुअली ट्रांजिशन किया जाए बिजली के ऊपर। अच्छा, तो सवाल जैसे ये आता है कि जी ये काफ़ी महंगी हैं। ये महंगी इसलिए कि बैटरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया भर में अब ये मॉडल आ गए हैं कि बैटरी जो है आप ओन नहीं करते हो, बैटरी आप इसेंशियली किराए पे लेते हो या रेंट पे लेते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट स्वैपेबल बैटरी कि आप बाइक है उसके ऊपर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी खत्म हो गई, बजाय इसके कि आप किसी पेट्रोल स्टेशन पे चार्ज करें, आप एक जगह पे जाएंगे, एक खोखे पे जाएंगे, वहां से एक नई बैटरी लेंगे, उसको 250-300 रुपए देंगे जो भी एक रेट होगा, और पुरानी बैटरी दे के आगे चले जाएंगे। एक वक्त हमारे यहाँ जब स्वी गैस निकलती थी हम कैसे उसको वेस्ट करते थे, आजकल तो हम LPG पे घर में कुकिंग करते हैं और तकरीबन ऐसा ही होता है कि सिलेंडर आप एक दे देते हैं, दूसरा आपको आप ले लेते हैं। इससे पहले कि अम्मार का राब्ता बहाल हो, मैं आपको एक अपनी नेगेटिव थिंकिंग शेयर कर देता हूँ आपके साथ। करें। यही शरीफ हुकूमत थी 90s में, इन्होंने कहा जी क्लीन एनर्जी के लिए CNG की गाड़ियाँ, और CNG सस्ती पड़ती है पेट्रोल से, और उसमें कोई 40 से 45 अरब रुपए निजी सेक्टर ने लगा दिए। जगह जगह आपको CNG पंप्स नज़र आते होंगे। शुरू में पेट्रोल की जो पर लीटर कीमत थी उससे 1/3 पे उन्होंने CNG की प्राइस रखी, और फिर बढ़ाते 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 लगभग पेट्रोल की कीमत से थोड़ी सी नीचे आ गई। 7 दिन मिलती थी शुरू में, फिर उसके बाद राशनिंग शुरू हो गई जी, 4 दिन मिलेगी, 2 दिन नागा होगा, फलाने सूबे में इस दिन मिलेगी, फलाने सूबे में इस दिन नहीं मिलेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि आज इसी कराची में जगह जगह CNG पंप थे, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो सब मिट्टी में मिल गए। 40-45 अरब रुपए लोगों ने तो पैसे निकाल लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया था डायरेक्ट जो है खींच के। लेकिन अब आपको कहाँ मिलती हैं CNG की का प्रोजेक्ट, बड़ा हा करके जो है उन्होंने शुरू किया था। तो ये होता है। तो अमार, आपसे जो अभी बात हो रही थी उस वक्त लाइन क्लियर नहीं थी, थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें फोरसाइट है, थिंकिंग है, या ये भी एक फैशनेबल ट्रेंड की तरह, जैसे पहले अभी CNG की बात हो रही थी कि ये भी हमें आगे जाके गले पड़ेगा। नहीं, इसमें देखें CNG तो एक फाइनाइट रिसोर्स है ना, गैस है, एक हद तक गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली तो आप बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं। पाकिस्तान में जैसे अभी हमें पता है बिजली का एक सरप्लस मौजूद है, उसको हमें किसी तरह इस्तेमाल करना है। तो ये उस सरप्लस को इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छा जो है इकदाम है। एक और चीज़ हम पता करें कि तकरीबन 75% जो पाकिस्तान में बिजली बनती है वो इंडिजिनस सोर्सेज से बनती है, यानी कि जो इंटरनल हमारे सोर्सेज, इसमें हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, कोयला हो गया, इन सब से मिला के बनती है। तो अगर आगे जाके और बिजली की ज़रूरत भी होगी तो ये और बहुत सारे ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम इस्तेमाल करके और बिजली बना
सकते हैं। सीएनजी का मसला ये है कि सीएनजी हमने जो एसेंशियली हमारे पास फाइनाइट रिसोर्स तो हमने खत्म कर दी। गैस अब और रीजनरेट नहीं कर सकते, मगर बिजली जो है बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं। अच्छा, आपने देखिए बैटरी की बात की, एक छोटा सा टेक्निकल सवाल है, आई डोंट नो इफ यू मे बी एबल टू आंसर। मैं देख रहा था कि बहस ये चल रही है कि ग्राफीन बैटरीज होनी चाहिए या लिथियम बैटरीज होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में कहा यह जा रहा है कि ये जो ग्राफीन बैटरीज हैं ये काफ़ी इजीली चार्ज हो जाती हैं, ये इकोनॉमिकल भी हैं, इन्हें प्रमोट करना चाहिए। क्या इसमें भी कोई मफादात का कहीं टकराव है? नहीं, इसमें कोई भी नहीं है। इसमें बेसिकली ये मार्केट किस चीज़ को अडॉप्ट करती है, ये सारी चीज़ इसमें ये होती है। अभी तक हुकूमत कोई स्पेसिफिक स्पेसिफाई करें कि यही चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं हो सकती। जो मार्केट को अडॉप्ट कर ले, जो मार्केट लीडर बन जाए, वो इस हिसाब से होगा। के हिसाब से जो पहला इसका जो जिससे कहते हैं ना, जो पहला बैटरी का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगा, जो वही पे मार्केट सेट डायरेक्शन है, वो चीज़ जानी चाहिए। जैसा आपको याद होगा पहले होता था VHS या बीटामैक्स का होता था, VCDVD का होता था, तो इवेंचुअली एक स्टैंडर्ड जो है वो इमर्ज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स वायबिलिटी एंड कॉस्ट। ओके, ठीक हो गया। अमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक लेंगे ब्रेक, और अभी हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के मौजू पे अभी हम टिके हुए हैं। अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन हो रही है पंजाब में, ये अच्छा है या इसके भी कोई नुकसान हैं, इस पर बात करेंगे। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए ऐलान किया है कि आपके जो महंगे ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली पे चलते हैं उन्हें हम शमसी तवानाई पर कन्वर्ट करेंगे। गवर्नमेंट उसका बेशतर ख़र्चा उठाएगी। सिर्फ समझेंगे 1/3 जो है वो फार्मर को खुद देना होगा, बाकी कोई 9 अरब रुपए गवर्नमेंट इस पर ख़र्च करेगी ताकि काश्तकारों को सहूलत मिले। लेकिन इस पर बाज़ माहिरीन तनकीद भी कर रहे हैं कि जब आप पानी के इस एक्सट्रैक्शन को इतना सस्ता कर देंगे तो हमारे यहाँ जो रुझान है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, कि हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, वो बढ़ता जाएगा और यूँ ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसकी सतह अफेक्ट होगी, ना सिर्फ वहाँ बल्कि डाउन स्ट्रीम भी। पंजाब में हम जानते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा है, लेकिन अगर आप सिंध की बात करें तो वहाँ पर बेशतर जगहों पे वो खारा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको बाकायदा स्टडी किया गया है, ये डेटा की बेस पर है, या ये जो है आप समझें कि जिस तरह गवर्नमेंट्स करती हैं एक तबके को एक रिलीफ देने के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स जो है वो कर लेती हैं। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर हयात भंडारा साहब, डिजिटल डेरा से वाबस्ता हैं और मॉडर्न फार्मर हैं, समझते हैं, गवर्नमेंट को भी कभी कभी सलाह मशवरा देते हैं। तो आमिर हयात साहब ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव है आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जलानी साहब और वसीउद्दौला खान साहब। देखिए, एक चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर आ रही है फसलों के ऊपर, उसमें जो ज़्यादा असर है फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड्स के अलावा वो बिजली के या जो पानी की आबपाशी का बिल है उसका ज़्यादा है। तो अगर मैं गंदम की मिसाल ले लूँ तो गंदम की इरीगेशन होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इरीगेशन होती हैं पर एकड़। 1 एकड़ की जो एक इरीगेशन है उसके ऊपर अगर हम डीजल की कंजम्पशन देखें तो वो कोई 3000 रुपये के लगभग खर्चा आता है, बिजली का कोई 2000 रुपये के करीब खर्चा आता है। और पंजाब की अगर सूरत हाल की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 12 लाख ट्यूबवेल्स हैं, जिसमें कोई 1,85,86 हज़ार बिजली पे है और बाकी सारे के सारे डीजल के ऊपर है। तो अगर इसको सोलर के ऊपर कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें 50-60 रुपए पर इरीगेशन 1 एकड़ का खर्चा आता है। तो अगर हम उस मामले में देखें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो कम करता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि और सोलर सुटेबिलिटी ये कितनी होगी और किस एरिया में होगी। अगर सोलर साइजिंग की बात करें तो उसमें यह देखा जाता है कि किस एरिया के अंदर वो ट्यूबवेल लगना है, कितने एकड़ के लिए लगना है और कितनी हॉर्स पावर की पंप चाहिए और कितना पानी चाहिए होगा, कौन सी इरिगेशन का मेथड सूटेबल रहेगा। सोलर सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें हमें ये देखा जाता है कि क्या वो उस पर्टिकुलर एरिया में कामयाब होगा, उसमें जो सोलर की अबंडेंस होगी, ग्राउंड वाटर लेवल कितना होगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको जिस तरह से इनिशिएट किया है, तो पहले तो अभी 8,000 ट्यूबवेल है,
तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये 0.75% के करीब बनता है जितने टोटल ट्यूबवेल्स पंजाब के अंदर मौजूद हैं। जिन ट्यूबवेल्स के ऊपर ये लगेगा उनको तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी की बजाय जो पानी की आबपाशी का खर्चा है वो 50-60 रुपए पर एकड़ हो जाएगा एक इरिगेशन का। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारे जो ये एक्सपर्ट्स होते हैं हाइड्रोलॉजी वाले, वो ये कह रहे थे कि देखें ट्यूबवेल, आपको याद होगा बलूचिस्तान में भी इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लाए थे, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी ज़ेर ज़मीन पानी की सतह नीचे है, जब आप वहाँ पे सोलर ट्यूबवेल लगाएंगे तो वहाँ पे तो तबाही आ जाती है। और पंजाब के भी बाज़ अजला ऐसे हैं, मेरा ख्याल है जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी कम से कम 8 अजला ऐसे बताए गए थे जहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी काफ़ी नीचे है, और वहाँ पर आपको इस तरह बेदरेग जो है ना पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप, जब आपको ये होगा कि यार मुफ्त की बिजली है, मतलब मुफ्त का ट्यूबवेल चल ही रहा है, कोई कॉस्ट वॉस उतनी नहीं है जितनी डीजल की होती है, तो ये बढ़ जाता है कि जी कि उसका अब्यूज़ हो। तो आमिर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर आप सोलर पे लेके भी जा रहे हैं ट्यूबवेल्स को, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि पानी ज़रूरत के हिसाब से निकल रहा है या ज़रूरत से ज़्यादा निकाला जा रहा है? देखिए शाहजेब, जो एग्रीकल्चर या क्रॉप फार्मिंग है ना, उसमें जब पानी की जरूरत होती है तो वो चाहे पानी बिल्कुल ना हो, कहीं दूर से लाना पड़े, पानी फार्मर लेके आता है एट वट एवर कॉस्ट। तो अगर हम वाटर की डिप्लेशन की बात करें तो वो तो ऑलरेडी जो सोलर लगने से पहले ही पानी की जो यूटिलिटी है वो इतनी है, आपकी जो क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं वो इतनी तरह से चेंज हो चुके हैं, क्रॉपिंग के जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि उसका शायद सोलर से जो है वो पंपिंग से कोई इतना असर ना पड़े। लेकिन एक चीज जो देखने की जरूरत है वो ये है कि हमें स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स और ग्रीन जो आपकी एनर्जी है, ग्रीन मीटर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसको जरूर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। उससे एक तो ये है कि पानी की रिक्वायरमेंट तो देखें पूरी हो ही रही होगी, उसकी जो एक्सेस पावर जनरेशन होगी वो पानी निकालने की बजाय वो एनर्जी की सूरत में, या अगर स्मार्ट सोल्यूशन स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है वो सपोर्टिव होंगे, लेकिन उनकी कीमतें भी ज्यादा हैं ड्यू टू इम्पोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। उसकी लोकलाइजेशन पे काम करने की जरूरत होगी। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं एक सिंपल सा सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं एक फार्मर हूँ, अब मेरे पास अगर ट्यूबवेल सोलर पे लग जाता है, मुझे अब डीजल की कॉस्ट उतनी नहीं पड़ेगी, तो मेरे लिए एक इंसेंटिव है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकालूं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वॉलंटरीली, एक तो आप मुझे आके समझा सकते हैं कि भाई ये ना करो, मैं वॉलंटरीली ना करूँ तो ठीक है, क्या ये गवर्नमेंट के लेवल पर ये हो सकता है, ये मॉनिटरिंग, कि अगर मैं एक्सेस पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे उसका कोई कीमत अदा करनी पड़े उसकी? देखिए ये हो तो सकता है, लेकिन मुझे शाहजेब एक चीज की शायद ये समझ ना आए कि अगर एक 5 एकड़ का फार्मर है तो वो एक्सेस पानी निकाल के लेके कहाँ जाएगा? उसकी अगर 5 एकड़ जमीन है तो वो डेफिनेटली अगर वो एक्सेस निकालेगा भी तो साइड वाले एक साथ वाले फार्मर को देगा ना, किसी क्रॉप को ही देगा। तो मॉनिटरिंग तो एक हो सकती है, लेकिन जो वाटर एक्सेस उसके निकालने की जो वजह है वो कोई ऐसी समझ नहीं आती, क्योंकि क्रॉप को जितना पानी चाहिए होता है उतना ही लगता है, अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्रॉप जलने का खतरा होता है। तो पानी की रिक्वायरमेंट एक सर्टन अमाउंट होती है जिसके लिए उसको पानी चाहिए होता है, और अगर वो पानी जिस तरह आप अभी फरमा रहे हैं कि एक्सेस वाटर वो निकालता भी है, तो वो एक्सेस वाटर अपने खेत के अलावा कहां पे लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकता। अगर साथ में कोई और फसल मौजूद है, किसी और पानी फार्मर को रिक्वायर ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो पानी नहीं चला सकता। तो मेरे ख्याल में एक मॉनिटरिंग के सिस्टम की बजाय हमें जो ग्रीन पावर का या कोई ऐसी इंसेंटिवाइजेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी फार्मर के लिए जिससे वो पानी को बचाने की तरफ जाए, जाया करने के बजाय, ताकि उसकी जो अर्निंग है वो थोड़ी बेहतर हो जाए। उसमें आपके कार्बन क्रेडिट की स्कीम हो सकती है, उसमें ग्रीन जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो हो सकती है, उसमें स्मार्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इरिगेशन के। तो ये वो चीजें हैं जिनके अंदर काम करके आगे जाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडार। तो अब ये देखें, जैसे इन्होंने बात की फार्मर एक्सेस पानी क्यों इस्तेमाल करेगा, हम बारहा ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम की वजह से हम पानी की मिसमैनेजमेंट करते आए हैं। नहीं, उसमें तो ये भी है ना कि अब भी जो डीजल से चल रहे हैं ट्यूबवेल, उनसे भी वो इतना पानी निकाल लेता है जो कि ज़मीन को तो बेसिकली नमी की ज़रूरत होती है, बहुत कम फसलें जिन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक आदत सी बनी हुई है कि वो चाहे सोलर का हो या डीजल का हो, पानी वो उतना निकालेगा जो कि ज़ाहिर है ज़ायद है।
असल मसला ये है कि उसकी ट्रेनिंग, भंडारा ठीक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि यार सोलर से चलाओ या डीजल से चलाओ, ये तुम्हारा ही पानी है, कल अगली फसल में इस्तेमाल करोगे, उसके बाद तुम अगली फसल में इस्तेमाल करोगे, तो उतना ही फिर निकालो जितना ज़रूरत है, उससे ज़्यादा क्या है। तो इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है सोलर या डीजल से नहीं, उसके माइंडसेट से। चलो ठीक हो गया। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, यही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शब ख़ैर।